सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं बीकानेर का राठौड़ वंश, जो आपके जूनियर अकाउंटेंट टीआरए के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा आपके जो भी अन्य एग्जाम है दोस्तों उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान की हिस्ट्री है जो उसका ये टॉपिक है, जिसमें प्रमुख वंशों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने को ये जानना होगा कि जो ये बीकानेर का हिस्सा था ना, ये जांगल प्रदेश कहलाता था। अब इसको विजिट करने के लिए ना, जो राव बीकानेर को 23 वर्ष लग गए। ऐसे तो है नहीं एकदम से यहाँ पे सब कुछ सेट मिलेगा, जाके अपने को गद्दी पे बैठना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जांगल प्रदेश आते हैं 1465 ईस्वी में। अब इनको क्या है कि इनके जो पिता होते हैं ना, वो ताना मार देते हैं, ये अपनी तरह ही ऐसे बेरोजगार बैठा होता है कि भाई तू कुछ कर तो रहा नहीं है। तो ये 1465 को निकल जाते हैं जांगल प्रदेश की ओर। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये भाटी चौहान, इनमें क्या है कि ये वहां के प्रमुख शासक होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनमें क्या है कि फूट पड़ जाती है। इसके कारण ये फायदा उठाकर बहुत सारे गांवों पर अपना अधिकार कर लेता है। कौन? राव बीका। अब राव बीका पुगल के एक आते हैं राव सेका, इनकी पुत्री से विवाह कर कर भी अपनी स्थिति को यहाँ पे और ज्यादा मजबूत कर लेता है, ताकि अपने को कोई दिक्कत ना आए आगे। अब क्या आती है, बात आती है दोस्तों 1488 ईस्वी की। देखो 1465 में वो निकला था वहां से, और 88 में यहाँ पे देखो स्थापना कर रहा है। आखा तीज के दिन करणी माता के आशीर्वाद से यहाँ पे बीकानेर शहर यहाँ पे बसाता है। और प्रारंभिक राजधानी है ना, ये कोडम देसर बनाता है, लेकिन यहाँ पे भाटियों ने विरोध किया तो इसको वापस राजधानी यहाँ पे बीकानेर स्थानांतरित करनी पड़ी। और अगर इसमें बीकानेर के निवास स्थान की बात करें तो बीका जी का की टेकरी आता है। तो अपने को एक तो ये बात रखनी है कि 1488 में बीकानेर किसने बसाया? तो राव बीका ने बसाया। आराम से याद रख सकते हो, बस 1488 सन याद रखना है, ठीक है। अब क्या बात आती है कि 1504 ईस्वी में बीका का निधन हो जाता है। इसका जो अगला उत्तराधिकारी है ना दोस्तों, वो राव नरा बनता है, लेकिन उसकी भी यहाँ पे 1505 में दोस्तों क्या मृत्यु हो जाती है। तो अगला आता है राव लूणकरण। ये क्या है, राव बीका का छोटा पुत्र था। इसका शासनकाल यहाँ पे दोस्त देख सकते हो 1505 से 1526 रहता है। और जो राव दोस्तों लूणकरण है, उसे राव जयसिंह छंद में कलयुग का करण भी कहा गया है। तो ये पूछा गया है कि कलयुग का करण किसे कहा गया है, और मान लो आपको पता है कि कलयुग का करण लूणकरण को कहा गया, तो ये पूछ लेगा कि कहाँ पे कहा गया है, कि राव जयसिंह छंद में कहा गया है। अब नागौर के शासक मोहम्मद खां को भी यह हराता है, पराजित करता है। एक डोसी का युद्ध आता है दोस्तों। अब ये डोसी का युद्ध आता है ना 1526 में। यहाँ पे नारनौल के नवाब अभी मीरा से ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है लूणकरण, ठीक है। और बिट्ठू सूजा का ग्रंथ आता है राव जयसिंह छंद। तो ये भी आपको याद रखना है कि बिट्ठू सूजा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? राव जयसिंह छंद लिखा, जिसमें इसने लूणकरण को क्या कहा? कलयुग का करण कहा। और लूणकरण सर झील का निर्माण भी करवाया। आप कमेंट में बताओ कि लूणकरण सर खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है, सारी मैंने आपको करवा रखी है ज्योग्राफी में। अब अपने बात करेंगे दोस्तों राव जयसिंह की। अब राव जयसिंह है तो इसका शासनकाल 1526 से 1542 ईस्वी तक रहता है, ओके। और अब जो राव जयसिंह है ना दोस्तों, 1534 की बात आती है। काबुल में का शासक होता है कामरान, जो क्या है कि हुमायूं का भाई होता है। भारत में जो शासक होता है उस टाइम हुमायूं का भाई होता है। इधर होता है राव जयसिंह। कामरान यहाँ पे आक्रमण करता है, लेकिन इसको हार का सामना करना पड़ता है और राव जयसिंह की यहाँ पे जीत होती है। और देखो, जब अपने राव जयसिंह पढ़ रहे थे ना, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब मारवाड़ के शासक ने आक्रमण किया था मालदेव ने, तो उसके जेतर कोम्पा ने इसको जयसिंह को मार भी दिया था। तो मालदेव द्वारा आक्रमण करने पर इसके मंत्री नागराज को ये शेरशाह सूरी के पास भेजता है। उस टाइम देखो, जो शासक होता है दिल्ली का शेरशाह सूरी होता है, तो उसकी सहायता के लिए ना ये नागराज को भेजता है। अब बात आती है दोस्तों पहोबा के युद्ध की। पहोबा का युद्ध होता है 1541 ईस्वी में। पहोबा का युद्ध दोस्तों 1541 ईस्वी में होता है। किस किस के मध्य होता है? बीकानेर के आते हैं राव जयसिंह, इनके साथ इनके पुत्र होते हैं कल्याणमल और भीम। और इधर आता है मारवाड़ का प्रतापी शासक मालदेव, इनके प्रतापी सेनापति होते हैं
जेता और कुंपा ये दोनों क्या कर देते हैं, जयसी की हत्या कर देते हैं। और ये किसके पास, शेरशाह के पास चले जाते हैं, शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या होता है, अब राव कल्याणमल अगला शासक बनता है 1542 से 1574 ईस्वी तक। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इन्हें एकदम से शासन नहीं मिलता कल्याणमल को। जेता और कुंपा को मालदेव इसका अधिकारी सौंप देता है। बाद में जो युद्ध होता है गिरी सुमेल का, उसमें हारने के बाद इसको शासन मिलता है। अब खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया, किसने भाग लिया, कल्याणमल ने। अब आप कहोगे कि खानवा का युद्ध तो 1527 में हुआ था। हाँ तो दोस्तों इसके जो पिता थे जयसी, इन्होंने ही कल्याणमल को भेजा था बीकानेर की ओर से लड़ने के लिए। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए अच्छे से इसके बारे में कि लड़ा कौन था। कल्याणमल गया था खानवा के युद्ध में, गया 1527 में ही था, इतना याद। आपसे ये पूछ ले कि खानवा के युद्ध के समय बीकानेर का शासक कौन था, तो दोस्तों आपका आंसर जयसी आएगा। फिर 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह का यहाँ पे साथ देता है। और शेरशाह इस युद्ध के बारे में बोलता भी है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाहत खोल देता, बादशाहत खो देता। अब इसमें क्या है कि ये बहुत मुश्किल से यहाँ पे शेरशाह जीत पाता है। जीत वैसे मालदेव की पक्की थी। ठीक है, अब 1570 के नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की। तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक बीकानेर का कौन है, कल्याणमल है। और अपने पुत्रों को राय सिंह और पृथ्वीराज जो चौहान के मुगल दरबार में भेज दिया। पृथ्वीराज चौहान है, सॉरी पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक यही था, कल्याणमल, ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, थोड़ा जान लेते हैं। ये देखो अपना अधिकतर समय है ना माउंट आबू की ओर बिताते हैं और ये डिंगल भाषा में ग्रंथ लिखते हैं। तो इसके जब अपने भाषा के बारे में पूरा पढ़ेंगे ना, राजस्थानी डिंगल पिंगल सारे ये मैं वहां पे आपको बताऊंगा। अभी जो इनका एक ग्रंथ आता है वैली किशन रुक्मणी जी, तो ये ध्यान रखना है ये किसके द्वारा लिखा गया, पृथ्वीराज राठौड़। और दुर्सा आडा इस वैली किशन रुक्मणी को क्या बोलते हैं, पांचवां वेद। देखो 4 वेद है अपने, इसलिए इसको पांचवा बोल दिया। और 18 पुराण है तो इसको 19वां पुराण बोल दिया। तो इसकी भाषा डिंगल है, ये भी बताना चाहिए। इसके अलावा गंगा लहरी भी लिखते हैं ये। और एक दसम भागवतरा दोहा, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि गंगा लहरी व दसम भागवतरा दोहा इनके द्वारा लिखा गया, तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया। अब बात करेंगे दोस्तों अपने राय सिंह की। राय सिंह का यहाँ पे 74 से 1612 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। अब इससे क्या होता है कि जब है ना वो शेरशाह सूरी जीत जाता है, उसके बाद है ना इसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है और उपाधि दे दी। इसने जो उपाधि धारण की वो कौन सी धारण की दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, तो जो उपाधि धारण की इसने, वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और जहांगीर से, सॉरी ये उस टाइम की बात नहीं थी। ठीक है, ये अकबर इसे जोधपुर का प्रशासक सौंपता है। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है और जहांगीर इसे 5000 का दोस्तों मनसब देता है। और 1612 ईस्वी में बुहारनपुर में मृत्यु। जो मैक्सिमम मारवाड़ के शासक है ना दोस्तों, उन्हें ये जो मुगल है जितने भी, ये बुरहानपुर ये इसी एरिया में भेजते थे। अब अपने तो ये एक और याद रखना है इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट, तो जूनागढ़ किला राय सिंह ने बनवाया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा क्या इसके नाम से मैच नहीं होता, इसलिए एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि जूनागढ़ दुर्ग किसने बनाया, राय सिंह ने। और इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। निर्माण इसका ये मत याद रखना 1589-94। और इसका जो प्रवेश द्वार है ना वो सूरज पोल कहलाता है। और सूरज पोल पे आपको जो जयमल और फत्ता है ना, इसकी गजारूढ़ पछाड़ मूर्तियां भी यहाँ पे मिल जाएगी। और प्रशस्ति की बात करें तो दोस्तों राय सिंह प्रशस्ति भी यहाँ पे लगी हुई है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरी बात इंपोर्टेंट क्या है कि राय सिंह प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन है, तो जैता जैन मुनि आते हैं इसके लेखक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं इनके द्वारा लिखित ग्रंथ की बात करूं तो राय सिंह महोत्सव आता है, ये आराम से आप याद रख सकते हो। जूनागढ़ वाला ध्यान रखना। एक आता है ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ, इस पर ये बाल बोधनी नाम से टीका भी लिखते हैं। और मुंशी देवी प्रसाद इन्हें क्या कहते हैं, राजपूते का करण। तो कलयुग का करण और राजपूते करण दोनों में ध्यान रखना। कलयुग का करण तो राव लूणकरण था जो बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जय सिरो छंद में कहा था। और मुंशी देवी प्रसाद राजपूताने का करण किसे कहते हैं, राजपूताने का करण राय सिंह है। रह से राय सिंह, रह से राजपूताने का करण। अब बात करते हैं इनके दरबारी कवि आता है दोस्तों एक जय सोम, जो लिखता है
करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम, क्या लिखता है, करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। और इसके बाद जो शासक आता है दोस्तों, दलपत सिंह आता है 1612 से 13। साम्राज्य के अनुकूल नहीं होने के कारण इसे जहांगीर एक वर्ष में गद्दी से क्या करता है, हटा देता है, इसको दलपत सिंह को। इसके बारे में इतना खास नहीं है। फिर आता है सूर सिंह, ये राय सिंह का पुत्र था। 1631 में बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके टाइम कोई खास वाक्य नहीं हुआ। फिर आता है महाराजा करण सिंह, 1631 से 1669 ईस्वी तक दोस्तों यहाँ पे इसका शासनकाल रहता है। और दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है महाराजा कर्ण सिंह, तो दक्षिण के मराठाओं के विरुद्ध इसे भेजा गया। और जाखड़िया गांव के पास है ना सीमा विवाद, ये हमने मेवाड़ के इतिहास में भी पढ़ा था। तो सीमा विवाद में 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ होती है, ये मारवाड़ के इतिहास में सॉरी हमने पढ़ा था। और मतीरे की राड़ होती है बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच में। देखो ये जो मतीरे की बेल है ना, ये तो लगती है बीकानेर रियासत में, और जो मतीरिया लगता है ना यहाँ पे, ठीक है, मतीरियो लाग्यो आपने लाग्यो नागौर में जा गए, तो अट्ठे नागौर को अमर सिंह। तो अमर सिंह और इनके बीच में यहाँ पे झड़प हुई, ठीक है, सेनाओं ने युद्ध किया थोड़ा छोटा मोटा, और यहाँ पे जीत अंत में कर्ण सिंह हुई। पहले कर्ण सिंह हार रहा था लेकिन बाद में जीत गया। फिर जो कर्ण सिंह है ना, इसको जांगल दरबार सा भी कहा गया है। क्या कहा गया है, जांगल दरबार सा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और कौन से ग्रंथ में चिंतामणि भट्ट ग्रंथ आता है, जो चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ, द्वारा रचित, इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ आता है, कौन सा, सुख सप्तति, इसमें कहा गया है। और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा स्वयं ने, वो कौन सा था, साहित्य कल्पद्रुम भी ये लिखते हैं। अगर हम दोस्तों इनके समय के दरबारी विद्वान की बात करें तो गंगानंद मैथिल आता है, जो कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी दोनों याद रखने, आपको बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कर्ण भूषण किसने लिखा, गंगानंद मैथिल ने लिखा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों अनूप सिंह के बारे में। अनूप सिंह यहाँ पे जो शासनकाल रहता है 6069 से 6098 तक रहता है। और अनूप सिंह है ना, वो औरंगजेब ने 1670 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध भेजा। अब इसकी वीरता से प्रसन्न होकर है ना, इसे एक उपाधि दी महाराजा की दी, और एक माही मरातिब की दी, तो ये याद रखनी है। तो अनूप सिंह को माही मरातिब की उपाधि किसने, औरंगजेब ने दी थी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपने बात करेंगे दक्षिण भारत के अभियानों से। ये बहुत सारी मूर्तियां भी लेके आया, जिसमें ये 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में भी रखवाता है। और एक है ना, ये बीकानेर में संस्कृत व राजस्थानी ग्रंथों का संग्रह करके अनूप पुस्तकालय बनाता है। ये तो आप आराम से याद रख सकते हो कि अनूप पुस्तकालय का निर्माण अनूप सिंह ने करवाया, आराम से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद ये क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चित्रशैली पढ़ेंगे जब भी हम इसको पूरे डिटेल से करेंगे, कौन कौन सी चित्रशैली थी, ठीक है, पुस्ता कला वगैरह सारी चीजें। अनूप सिंह है ना, इसके बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। देखो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के समय काल को माना जाता है, तो अनूप सिंह का नाम जब भी आए तो चित्रशैली दिमाग में रखना। और दक्षिण चित्रकला पर इसका प्रभाव है, और इसको अपने डिटेल से जब कला संस्कृति पढ़ेंगे तो करेंगे। अनूप सिंह के समय दोस्तों एक आनंद राम आते हैं। ये क्या करते हैं, गीता का गद्य मारवाड़ी में अनुवाद करते हैं, राजस्थानी में, ठीक है। आनंद राम का नाम भी ध्यान रखना है। और अनूप सिंह है ना, स्वयं भी ग्रंथ लिखता है, अनूपोदय, अनूप विवेक, काम प्रबोध, ये दोनों जरूर याद रखना, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और काम प्रबोध। अब इसका एक दरबारी विद्वान आता है दोस्तों भाव भट्ट, ये भी अनूप संगीत अंकुश, संगीत रत्नाकर और संगीत विलास भी लिखता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक आता है वो दोस्तों स्वरूप सिंह आता है, 1698 से 1700 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। इसके समय इतना कुछ साथ, फिर सुजान सिंह आता है, फिर आते हैं गज सिंह। अब जोरावर सिंह के दोस्तों यहाँ पे निसंतान होने के कारण नागौर के शासक अमर सिंह के भाई गज सिंह यहाँ पे गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। अब इनके बैठने के बाद क्या होता है कि अमर सिंह और जोधपुर राज्य की सेना मिलकर है ना इस पे आक्रमण करती है गज सिंह पे, तो इसको कैसे बिठा दिया, ठीक है। अब अवध के, लेकिन यहाँ पे इनका आक्रमण क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, ये भी ध्यान रखनी है, बाकी याद नहीं रखना इतना कुछ। अवध के नवाब आते हैं, सफर दरगंज को दबाने के लिए मुगल सेना के साथ अपनी सेना यहाँ पे भेजता है। अब इससे खुश होकर ये जो मुगल सम्राट है इसे 7,000 का मनसब देता है और उपाधि देता है श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि श्री गज सिंह, ठीक है, इतनी बड़ी उपाधि यहाँ पे दे दी। अब बात करेंगे दोस्तों महाराजा सूरत सिंह की। सूरत सिंह यहाँ पे 1787 से 1800
28 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 1805 में बटनेर दुर्ग पर रहना अधिकार कर लेते हैं ये। तो बटनेर दुर्ग पर सूरत सिंह ने अधिकार किया था, ध्यान रखना, 1805 में। और इसका नाम ये मंगलवार के दिन किया था, इसलिए हनुमानगढ़ रख दिया। और 21 मार्च 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। तो ये भी ध्यान रखना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हो रही थी तो उस टाइम बीकानेर का शासक सूरत सिंह था। तो सूरत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था, ठीक है, ध्यान रखना, संधि के समय। और करणी माता मंदिर के वर्तमान स्वरूप का यहाँ पे निर्माण भी यही करवाते हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया। फिर आते हैं दोस्तों रतन सिंह, इनका 1828 से 1851 तक शासनकाल रहता है। और 1844 में बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आण का मतलब क्या होता है, शपथ होता है, शपथ जारी करते हैं। आंग्ल अफवान आंग्ल सिख युद्ध होता है, उसमें अंग्रेजों का यहाँ पे साथ देते हैं। अब क्या है कि इनके समय एक जनप्रिय जवाहर जी आते हैं, जानते होंगे आप, जब अपने पढ़ेंगे जो मुख्य शख्सियत वगैरह राजस्थान की, तो वहां पे अपने इनको पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अंग्रेजों को सुपुर्द नहीं करते हैं ये जवाहर जी को। और बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो रतन सिंह ने कराया। ये तो आप आराम से याद रख ही सकते हो कि रतन बिहारी मंदिर का निर्माण रतन सिंह के द्वारा ही करवाया गया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सरदार सिंह पे। यहाँ पे 1851 से 72 शासनकाल रहता है दोस्तों। अब 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था, बस इतना याद रख लेना इसके समय आप, कि इस समय बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। और ये हरियाणा तक अपनी सेना भेजता है। और राजस्थान का, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, एकमात्र ऐसा शासक जो 1857 की दोस्तों यहाँ पे क्रांति का दमन करने व्यक्तिगत रूप से भी ये भाग लिया इसने सरदार सिंह ने बीकानेर के। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने, 1 सेकंड, सरदार सिंह के बाद दोस्तों अगला शासक आता है डूंगर सिंह। इसके समय बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध हुआ, और कुछ नहीं याद रखना बस। फिर महाराजा गंगा सिंह आते हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तो आपके एग्जाम के लिए। 1887 से 1943 इनका शासनकाल रहता है। चीन के बॉक्सर के विद्रोह को दबाने में गंगा रिसाला लेकर चीन गया। 1903 में 11 के दिल्ली दरबार में भाग लिया। ये मत याद रखना, जो मैं बता दूंगा याद रखनी है आपको। अब 1919 की बात आती है दोस्तों, सम्राट एडवर्ड सप्तम आते हैं, ठीक है, ये 5, 6, 7 सप्तम, ये अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त करते हैं महाराजा गंगा सिंह को। तो 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त हुए, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की 1913 ईस्वी में, तो ये भी पूछा जाता है। अब दोस्तों ये प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करते हैं ना, तो ये करते तो वैसे प्रजा के लिए है, लेकिन ये दबाव मतलब नाम मात्र की होती है, पूरा अधिकार इनका ही रहता है, इनके हिसाब से सिस्टम चलता है। प्रजा को नाम मात्र के यहाँ पे चीजें दी गई, मतलब पूरा यहाँ पे कंट्रोल प्रजा का यहाँ पे नहीं था, कुछ भी इनके हिसाब से ही चल रहा था जो भी चल रहा था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग में आर्थिक सहायता करते हैं। और 1916 में उसके जो इनोग्रेशन होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, उसमें भी जाते हैं, और चांसलर भी उसके रहे। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपसे वैसे पूछा जा सकता है कथन कौन कौन से सही है, तो चांसलर रहे थे या नहीं रहे थे पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हैं। वर्साए की शांति की सम्मेलन में भी भाग लेते हैं उसके बाद, विश्व युद्ध के बाद में। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एक राष्ट्रमंडल सम्मेलन आता है दोस्तों, जो जिनेवा में होता है 1924 में, इसमें भी भाग लेते हैं। और नरेंद्र मंडल का गठन होता है 1921 में, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अध्यक्ष रहते हैं 1925 तक। तो 1921 डेट याद रखनी है, नरेंद्र मंडल का गठन होता है। और गंगा सिंह ने क्या है कि बटलर समिति आती है 1927 ईस्वी की, ठीक है। अब इसके समक्ष ये मांग रखी कि उनका संबंध अंग्रेजी सरकार से न होकर सीधा है ना इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड के राजतंत्र से संबंध होना चाहिए, ठीक है, ये मांग रखते हैं। अब ये मांग रखते हैं ताकि इनको इंग्लैंड से सीधा संबंध हो, मतलब अंग्रेजों में इनको पूरा इंटरेस्ट था। अब गंगा सिंह क्या है कि अब एक ऐसे शासक है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, 1930, 1931 और 1932 ईस्वी के दोस्तों यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेते हैं, ठीक है। और 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। और राजस्थान की पहली नहर है ये,
अब ये नहर के बनने के बाद ही है ना दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का आइडिया आया था और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है ना, ध्यान रखना गंग नहर का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया 1927 ईस्वी में। और राजस्थान का इन्हें क्या कहते हैं, भागीरथ। अपने पिता की याद में ये लालगढ़ पैलेस का भी निर्माण करवाते हैं। 1943 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब लास्ट जो शासक आते हैं दोस्तों, महाराजा शार्दुल सिंह आते हैं 1943 से 1949। नोता और तख्त श्रेणी की बाच 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 लिखा हुआ है ये। नोता मतलब विवाह निमंत्रण पे कर लगता था, आप कहीं निमंत्रण देने जाओ तो कर लगेगा। उत्तराधिकारी कर दोनों समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा एम पन्नीकर का नाम याद रखना है, जो कि बीकानेर राज्य की संविधान निर्मात्री सभा के लिए मनोनीत किए गए। बीकानेर राज्य से मतलब जैसे हमने मारवाड़ का पढ़ा, मेवाड़ का पढ़ा, कौन कौन नियुक्त हुआ। ठीक है, मारवाड़ में जैसे जयनारायण व्यास गए तो यहाँ से एम पन्नीकर गए थे। अब भारतीय संघ अभिमिलन में हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक राजस्थान के, ये बहुत बार पूछा गया है। भारतीय अभिमिलन संघ की बात कर रहा हूं, तो हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक कौन है, शार्दुल सिंह। और बीकानेर राठौड़ वंश का अंतिम शासक। और यही आपका दोस्तों जो बीकानेर का राठौड़ है वंश है यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।